नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। क्या देश में कोरोना की तीसरी लहर दस्तक दे चुकी है? लगातार बढ़ रहे मामलों को देखकर तो कुछ यही नजर आता है। पिछले 24 घंटों में 27,000 से ज्यादा नए केस दर्ज किए जा चुके हैं। ओमिक्रॉन से संक्रमितों का आंकड़ा भी 1800 के पास तक पहुंच चुका है। खासकर दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में बुरा हाल नजर आता है। देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो संक्रमण दर 6.5% तक पहुंच गई है और दिल्ली से सटे जिले गुरुग्राम, फरीदाबाद में भी कोरोना मरीजों की संख्या तेजी के साथ बढ़ रही है। तो सरकार भी अब ऐसे में अलर्ट है। 5 जिले गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, अंबाला और पंचकुला में कई पाबंदियां लगा दी गई और इन जिलों में शाम 5 बजे तक ही दुकान खोलने की इजाजत दी गई है और साथ ही कई तरीके की सख्ती भी बरती जा रही है। वो भी जरा ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले हरियाणा का हाल आपको दिखाते हैं कि किस तरह से 11 दिन में 12 गुना केस अब तक बढ़ चुके हैं। जरा ये ग्राफिक्स के जरिए देखिए बीते 11 दिनों का हाल, जहां पर 12 गुना केस बढ़ चुके हैं। 23 दिसंबर से जरा शुरुआत करते हैं, जहां पर 43 मामले थे। 24 दिसंबर को ये सीधे दुगने तक बढ़ जाते हैं और 79 मामले हो जाते हैं। उसके ठीक एक दिन बाद 25 दिसंबर को 90 ये संक्रमण के मामले सामने आते हैं और 26 दिसंबर को 92 तक ये संख्या पहुंचती है। हालांकि 27 दिसंबर को थोड़ा सा कम ये मामला आंकड़ा जो है नजर आता है, लेकिन उसके बाद जो है जरा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि 27 दिसंबर तक की ये पूरी तस्वीर हमने आपको दिखाई है। अब जरा 28 दिसंबर की आपको तस्वीरें दिखाते हैं। 28 दिसंबर को 126 मामले आते हैं। 29 दिसंबर को ये बढ़ करके 217 पहुंच जाते हैं। वहीं 30 दिसंबर को 300 मामले सामने आते हैं। वहीं 31 दिसंबर यानी कि 2021 के आखिरी दिन 428 मामले सामने आते हैं। नए साल की शुरुआत 552 मामलों के साथ होती है और 2 जनवरी को 557 मामले दर्ज किए जाते हैं। तो ये आप बीते 11 दिनों की स्थिति देख सकते हैं, किस तेजी के साथ ये कोरोना का संक्रमण बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि जिन जिलों में मिनी लॉकडाउन लगाया गया है वहां क्या पाबंदियां हैं और क्या छूट हैं। तो जरा आप ग्राफिक्स के जरिए देखिए कि उन जिलों के अंदर क्या क्या आप सख्ती की गई है या क्या राहत है। 12 जनवरी सुबह 5 बजे तक ये मिनी लॉकडाउन इसी तरीके से जारी रहेगा और इसके साथ साथ कुछ सख्तियां भी हैं, कुछ पाबंदियां भी हैं। रात 11 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। स्कूल, कॉलेज, जिम, सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स ये सभी बंद रहेंगे। मॉल, मार्केट और दुकानें शाम 5 बजे तक खोलने की इजाजत है, उसके बाद ये दुकानें बंद हो जाएंगी। शराब के ठेके भी शाम 5 बजे से बंद रहेंगे। बहुत जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलें, ये कुछ हिदायतें भी हैं इस दौरान। और बाहर जाते समय वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना बेहद जरूरी है और टीकाकरण के मैसेज या सर्टिफिकेट की सॉफ्ट कॉपी मान्य होगी। तो क्या खुला है, क्या बंद है, जरा वो भी आप ग्राफिक्स के जरिए देखिए। अस्पताल खुले हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ स्कूल बंद कर दिए गए हैं। मेडिकल कॉलेज जो है, मेडिकल की जो शॉप हैं वो खुली रहेंगी, दूसरी तरफ कॉलेज यहां पर बंद किए गए हैं। मेडिकल लैब खुले रहेंगे, कोचिंग सेंटर बंद कर दिए गए हैं। डिस्पेंसरी खुली रहेगी, लेकिन आईटीआई फिलहाल बंद कर दी गई है। फार्मेसी यहां पर ओपन रहेंगी, लेकिन आंगनबाड़ी केंद्र को बंद किया गया है। नर्सिंग होम खुले रहेंगे, क्लिनिक खुले रहेंगे, वैक्सीनेशन सेंटर खुले रहेंगे, जन औषधि केंद्र खुले रहेंगे, लेकिन बंद क्या क्या रहेगा वो भी आप देखिए। सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, मल्टीप्लेक्स ये सभी बंद रहेंगे। अब ये आपने देख लिया है कि क्या चीजें खुली हैं, क्या चीजें बंद हैं, 5 जिलों पर कितना प्रभाव है वो आपने देखा है। लेकिन आगे बढ़ते हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार भी अलर्ट है। रविवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जिला उपायुक्तों के साथ एक समीक्षा बैठक की है और सीएम मनोहर लाल ने सभी उपायुक्तों को कोरोना नियमों का सख्ती के साथ पालन करवाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट, अस्पताल की व्यवस्थाओं को और अस्पताल की समीक्षा करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। वहीं सीएम ने डीसी को जरूरी उपकरण का भी निरीक्षण करने के लिए कहा है। विदेश से आने वाले यात्रियों पर कड़ी निगरानी सहित उपायुक्तों को सीएम ने निर्देश देते हुए कहा है कि सार्वजनिक स्थलों पर दोनों डोज के बिना किसी भी शख्स को एंट्री ना दी जाए। सरकार हर स्थिति से निपटने का दावा कर रही है, तो वहीं कुछ लोग अब भी बेपरवाह नजर आ रहे हैं। सोनीपत की अब आपको जरा तस्वीरें दिखाते हैं और उन तस्वीरों को देख करके आप समझ पाएंगे आपकी किस तरीके से नियमों का पालन किया जा रहा है। जहां धड़ल्ले से आपकी तस्वीरों के जरिए देखिए कि कोविड नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। स्कूल बंद करने के फैसले के बाद कई निजी स्कूल खुल रहे हैं। सब्जी मंडी में भी सोशल डिस्टेंसिंग के नियम हवा हवाई लग रहे हैं।
पार्क में भी लोगों की भीड़ जुटती हुई नजर आ रही है और ये सब कुछ गाइडलाइंस के तौर पर पहले से ही स्पष्ट किया गया। ये बताया गया है कि आपको कोविड गाइडलाइंस का पालन करना है, सार्वजनिक जगहों पर आपको नहीं जाना है, इकट्ठा नहीं होना है और अगर आप कहीं भी सार्वजनिक जगह पर जा रहे हैं तो वहां पर आपके पास सर्टिफिकेट होना बड़ा जरूरी है। लेकिन लगातार केस बढ़ना तो चिंता की खबर है ही, लेकिन एक अच्छी खबर यह भी है कि आज से देश भर में 15 से 18 साल वालों को वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है। हरियाणा में 15 लाख से ज्यादा उम्र के पात्र कैंडिडेट हैं जिनको 10 दिन में वैक्सीनेट करने का लक्ष्य तय किया गया है और इसी से जुड़ी ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। आज सुबह से ये लगातार तस्वीरें जब नजर आती हैं तो ये राहत भरी तस्वीरें भी कम से कम दिल को सुकून देती हैं कि एक तरफ बढ़ता संक्रमण है लेकिन दूसरी तरफ तैयारियां यहां पर नजर भी आती हैं। अंबाला, पंचकुला, गुरुग्राम, चंडीगढ़, पलवल, करनाल, ये सभी जगहों पर यह वैक्सीनेशन का अभियान आगे तेजी के साथ बढ़ता है। व्यवस्थाओं के साथ साथ जो लगातार बढ़ता हुआ संक्रमण है कई सवाल भी खड़े करता है। सवाल यह कि महामारी अलर्ट के बावजूद आखिर लापरवाही क्यों बढ़ती जा रही है? बच्चों की जिंदगी से आखिर खिलवाड़ करने वाले ये लोग हैं कौन? नियमों के पालन के लिए सख्ती का रास्ता आखिर क्या इख्तियार किया जाए जिसके जरिए सख्ती के साथ साथ लोगों को जानकारी दी जा सके और साथ ही लोगों को यह बताया भी जा सके कि कैसे बढ़ते हुए संक्रमण से आप सभी को बचना है। जरा इन्हीं सभी सवालों का जवाब जानने के लिए हमारे साथ एक खास पैनल कार्यक्रम में जुड़ने जा रहा है। सबसे पहले आपको मिलवा देते हैं उनसे। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता संजीव भारद्वाज हमारे साथ कार्यक्रम में। संजीव जी, बहुत स्वागत है। और इनेलो से हमारे साथ विजेंद्र रेडू कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। विजेंद्र जी, बहुत स्वागत है। और गुरुग्राम से सीएमओ डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और शुरुआत में वीरेंद्र यादव जी आपसे ही करना चाह रहा हूं। बढ़ते संक्रमण को लेकर के एक तरफ तस्वीरें भी हैं, एक तरफ बड़ा खतरा नजर आता है, लेकिन दूसरी तरफ आज राहत भरी एक तस्वीर ये भी नजर आती है कि 15 से लेकर के 18 उम्र के जो बच्चे हैं उनको वैक्सीनेशन के अभियान के साथ जोड़ने की प्रक्रिया आज से शुरू कर दी गई है। इस अभियान को किस तरीके से देख रहे हैं? और इससे पहले तक जो सवाल उठ रहे थे कि बच्चों को आखिर वैक्सीन कब तक उपलब्ध हो पाएगी, तो यहां आज से इसकी शुरुआत हुई है। क्या इस पर कहना है और क्या लक्ष्य, क्योंकि 10 दिन के भीतर का लक्ष्य तय किया गया है? बच्चों की वैक्सीनेशन स्टार्ट करनी है और आज हमने स्टार्ट की है। मैं अगर हरियाणा के लक्ष्य की बात करूं तो 15,94,000 तकरीबन 16 लाख का है और गुड़गांव का लक्ष्य जो है 1.51 लाख का है, यानी 1.5 लाख के करीब का है। और आज जो शुरुआत की गई उसमें तकरीबन जो शाम तक 5 बजे तक पोर्टल पे अपलोड हुई थी 55,000 के करीब वैक्सीन लगी थी। तो आने वाले दिनों में वैक्सीन की अवेलेबिलिटी के हिसाब से और जैसा भी कर रहे हैं इस माह में बच्चों को वैक्सीनेशन कर पाएंगे और कोशिश यही रहेगी कि जनवरी और फरवरी में दोनों डोजेज जो है वो बच्चों को हम ठीक है सर, ठीक है। यानी कि वैक्सीनेशन की इस प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। मैं जरा वापस लौटता हूं सर आपके पास। लेकिन वीरेंद्र चौहान जी, सरकार जिस लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है और ये तय किया जा रहा है कि 10 दिन के भीतर इस बड़े टारगेट को अचीव करना है, सबसे पहले इस पर रिएक्शन आपका जानना चाहता हूं। देखिए, जिस तरह की परिस्थिति पैदा हुई है उसमें हम सबको मिलकर, हम सब में सरकार का तंत्र, स्वास्थ्य विभाग समेत शामिल है। उसमें मैं भी शामिल हूं, उसमें विजेंद्र रेड्डू जी भी शामिल हैं, संजीव भारद्वाज जी भी शामिल हैं और आप भी शामिल हैं। हम सबको मिलकर ये जो नया वेरिएंट आया है इसके खिलाफ अपने समाज को, अपने प्रदेश के लोगों को तैयार करना है, उनका मानस भी बनाना है, उनको सतर्क भी करना है और एक सामूहिक संकल्प की और सावधानियों की दीवार ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है उसके विरुद्ध खड़ी करनी है। उस दिशा में जो सरकार के करने के काम हैं वो चरणबद्ध ढंग से कदम दर कदम हम लोग उनको करते जा रहे हैं। सरकार और सरकारी तंत्र जो काम कर रहा है उसको समाज के संगठनों द्वारा भी सप्लीमेंट किया जाना है, आवश्यक है। इसलिए सरकार की तरफ से जो निर्देश जारी किए गए हैं उनमें यह भी कहा गया है कि जो सामाजिक संगठन हैं वे भी आगे बढ़कर आएं और इस अभियान को सफल बनाने में मदद करें। ये समय सकारात्मक हस्तक्षेप का है। पॉजिटिवली लेट अस इंटरवीन अगेंस्ट द ऑनस्लॉट ऑफ द न्यू वायरस, न्यू वेरिएंट। नेगेटिविटी फैलाने का समय नहीं है,
अफवाहें फैलाने का समय नहीं है, नकारात्मक बातें करने का समय नहीं है। समस्या को लेकर हल्ला करने के बजाय हल देने में मदद करने का समय है। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी स्टेक होल्डर्स से, जो इस डिबेट में पैनल पर भी हैं और इस कार्यक्रम को देख सुन भी रहे हैं, उनसे यही अनुरोध करूंगा कि आइए मिलजुल कर संगच्छध्वम साथ चलें और इस नए वेरिएंट को पराजित ठीक है करें, सर। इसके सामने लड़के खड़े हों। लेकिन बड़ा सवाल तो वायरस ये है कि जब गाइडलाइंस की पालना करने के लिए कह दिया जाता है, निर्देश दिए जाते हैं, ग्राउंड जीरो पर, सार्वजनिक जगहों पर, बाजार में या तमाम दूसरी जगहों पर कितना नियमों का पालन हो रहा है, और इसके लिए सरकार की जिम्मेदारी तो है ना सर? देखिए, मैं इसमें इतना कहूंगा, सरकार की जिम्मेदारी प्रोटोकॉल्स निर्धारित करना और उनको लागू करवाना निश्चित तौर पर है, लेकिन एग्जीक्यूशन में, धरातल पर, जिसे आप ग्राउंड जीरो कह रहे हैं, वहां इतने अधिकारी, इतने कर्मचारी, इतने सिपाही, इतने चिकित्सक कभी भी नहीं हो सकते जिस तरह से वायरस का फैलाव संभावित होता है। इस तरह के मामलों में दुनिया में कहीं इतना सरकारी अमला नहीं हो सकता किसी भी देश के पास कि वो एक एक व्यक्ति को उसकी निगरानी कर सके कि वो प्रोटोकॉल का पालन कर रहा है कि नहीं, वो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर कर रहा है कि नहीं। ऐसे में प्रेरणा देना और प्रेरणा देते देते यत्र तत्र सर्वत्र नहीं तो अधिकांश स्थानों पर लगातार चेक करना कि वायलेशन जहां हो रही है वहां पर कोई ना कोई एजेंसी इंटरवीन करे तुरंत आकर। ये यही तो सवाल है ना सर, यही तो सवाल है कि कौन सी एजेंसी आकर के इंटरवीन कर रही है या चेक कर रही है, कहां पर कितनी जगहों पर ये चेकिंग अभियान चल रहे हैं। अगर कहीं पर नियम तय कर दिए गए हैं तो क्या उनका पालन किया जा रहा है? मैं वापस लौटता हूं सर, संजीव भारद्वाज जी को भी जोड़ रहा हूं मैं जरा। ठीक है, मैं वापस लौटता हूं सर, वापस लौटता हूं। संजीव जी, अब ये बड़ा सवाल है कि इसमें सभी को साथ मिलकर के चलना है, लेकिन सवाल तो ये भी है कि अगर कहीं पर कोई कमी नजर आती है तो वो भी तो बतानी है ना। और 10 दिन का टारगेट दिया गया है, ये एक अच्छा सराहनीय कदम आप इसको मानते हैं कि टारगेट के साथ आगे बढ़ रही है सरकार? आपके माध्यम से बताऊं अपने भाई वीरेंद्र चौहान जी को, इन्होंने बहुत वाजिब फरमाया कि इस तरह के विषय पर, इस तरह के जब ये इस तरह की बीमारियां, महाबीमारियां फैलती हैं तो हम सबको एक होके कोशिश करनी चाहिए। यहाँ तक इनकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं इनको अपनी पार्टी और अपनी पार्टी के शीर्ष नेताओं की तरफ से विश्वास दिलाता हूं कि हमारे राहुल गांधी जी, सोनिया जी और जो भी हमारे प्रदेश के शैलजा जी, हुड्डा साहब, जितने भी नेता हैं, वो हर समय इस महाबीमारी के बचाव के लिए, लोगों के बचाव के लिए, प्लस इसके लड़ने के लिए हमेशा साथ हैं। जब भी सरकार, सत्तारूढ़ दल उनकी मदद चाहेगी, हम सब लोग, हम सब कार्यकर्ता हमारी पार्टी के मदद करेंगे। लेकिन साथ ही साथ मैं वीरेंद्र भाई को ये बात भी इस वक्त इस डिबेट में याद दिलाना चाहूंगा कि सिर्फ ऑक्सीजन की तैयारी करना या बिल्डिंगों का देख रेख रखना ये पूरी तरह से सही नहीं है। WHO के जो नियम हैं, जिस संख्या में स्टाफ चाहिए, चाहे वो स्टाफ नर्स हो, रेडियोग्राफर हो, फार्मिस्ट हो, लैब टेक्नीशियन हो और मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर्स हो, वो अभी भी 60% इतनी इस महामारी ने इतना पब्लिक को झंझोड़ दिया, चाहे वो प्रदेश हो चाहे वो देश हो। आज भी हमारा प्रदेश ठीक है साथ चल रहा है। यानी कि स्टाफ की कमी बहुत हद तक है, स्टाफ की कमी है इसमें। आपकी आवाज पूरी तरह से नहीं आ पा रही। चलिए ठीक है, यानी कि आप ठीक है सर, मैं संजीव जी वापस लौटता हूं, लेकिन आपने स्टाफ की कमी का यहां पर जिक्र किया, मैं इस पर जवाब लूंगा, लेकिन विजेंद्र जी को जोड़ रहा हूं जरा। विजेंद्र रेड्डू जी, ये सरकार की तरफ से कोशिश जो की जा रही है और ऐसे समय में जब बच्चों को वैक्सीनेशन की इस प्रक्रिया के साथ जोड़ा जा रहा है, ये अच्छा कदम है ना? ठीक है ये? हाँ, देखिए शुभेंदु जी, कदम ये अच्छा है, बच्चों को जोड़ा गया है, लेकिन अब जोड़ा गया है जब तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है। देखिए 2020 जनवरी में कोरोना का प्रचलन शुरू हुआ था और आज 22 आ गई है,
तो कितना लंबा समय इसके बीच में गुजर गया है। देखिए, ये सभी के लिए बहुत ही चिंतन का विषय है। मैं कहूंगा ये चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि हमारा इसका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस हो चुका है। सभी को इसका पता लग चुका है ये किस प्रकार की बीमारी है, किस प्रकार की महाबीमारी है, और जो चीज अंदर से गुजर जा चुकी होती है तो उसका काफी सारा अनुभव मनुष्य को मिल जाता है। इसलिए ये चिंता का विषय तो मैं इसलिए नहीं मानता, लेकिन चिंतन का विषय अवश्य है। और चिंतन का विषय शुभेंदु जी इसमें क्या है, जब से ये महामारी आई थी तब से लेकर के आज तक सरकार और वैज्ञानिक बार बार ये कहते थे कि तीसरी लहर आएगी, तीसरी लहर आएगी। तो सरकार ने कौन से कदम इसकी तैयारी के लिए उठाए? अब मैं कुछ एक दो दिन पहले ही सुन रहा था, तो विज जी कहते हैं 780 डॉक्टरों की भर्ती की जाएगी। हरियाणा प्रदेश में डॉक्टरों की लगभग 2-2,500 वैकेंसी है, जिसमें 780 खाली है। और पैरामेडिकल स्टाफ की बात करें तो उसकी तो हजारों की संख्या में पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है। तो किस डब्ल्यूएचओ की, अभी हमारे भाई बता रहे थे डब्ल्यूएचओ की जो स्टाफ की गाइडलाइंस है उनको छोड़ दीजिए, लेकिन जो कमियां हैं वो भी आज तक पूरी नहीं की गई। क्या सरकार इंतजार कर रही थी कि कोरोना की तीसरी लहर शुरू होगी तब हम इसके ऊपर कार्रवाई करना शुरू करेंगे? इसके अलावा तो मैंने तो यहां तक भी सुना है कि पिछली लहर में, दूसरी लहर में जो कुछ टेम्परेरी स्टाफ को इनरोल किया गया था उनको भी हटा दिया गया। जो टेम्परेरी हॉस्पिटल क्रिएट किए गए थे, जनरेट किए गए थे, उनको भी डिमोलाइज कर दिया, समाप्त कर दिया गया है। तो जब ये बार बार सभी ये इसकी संभावना दे रहे थे कि तीसरी लहर आएगी, तो क्यों स्टाफ को रिलीव करने का काम किया गया? क्यों नहीं ये डॉक्टरों की भर्ती पूरी की गई? सही बात है कि एक डॉक्टर कितने पेशेंट को अटेंड करेगा और कितना क्या वो देखेगा। और दूसरी बात है शुभेंदु जी, मैं पूछना चाहूंगा कि कितने बेडों की इंक्रीमेंट किएगी? किसी भी देश प्रदेश के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण कदम होता है। शिक्षा और स्वास्थ्य होना चाहिए, उसके बाद रोजगार। ठीक है, यानी कि स्टाफ की कमी यहाँ पर साफ झलकती है। इसको लेकर के आप सवाल उठा रहे हैं। हाँ, मैं जरा इस पर जवाब ले लेता हूँ, उससे जवाब लूँ उससे पहले जरा मैं वीरेंद्र जी को भी जोड़ रहा हूँ। वीरेंद्र यादव जी, सर शुरुआत में आपकी बात अधूरी रह गई थी, लेकिन अब बच्चों को जब वैक्सीनेशन की इस प्रक्रिया के साथ जोड़ा जा रहा है तो सबसे बड़ी चुनौती इसमें आज के समय में हरियाणा प्रदेश के अंदर क्या नजर आती है? शुभेंदु जी, कोविड के केसेस बढ़ने की वजह से जो सबसे बड़ा इशू है कि स्कूल कॉलेजेस बंद करने पड़े। और एक बार जैसा आपको भी मालूम है, ओमिक्रॉन की जो फैलने की जो है, अगर वो बात कहें, ताकत कहें अगर आम भाषा में, तो संभवतः 3 गुना से 5 गुना है। तो ये एक चैलेंज रहेगा बिल्कुल इसकी वजह से। लेकिन आज का ही एग्जांपल मैं देता हूँ, हमने तकरीबन 7,700 की अगर मैं बात करूँ एग्जैक्टली 70 अपने गवर्नमेंट सेशन से लगाए थे, तो ऑलमोस्ट 7500 कुछ बच्चे वहां पहुंच चुके थे 5 बजे तक। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि जो हम टारगेट या हम एक मान के चल रहे हैं 10 दिन में या 2 महीनों में दोनों डोजेज यानी 28 दिन के गैप के बाद लग जाएंगी, वो इजीली पूरी हो जाएंगी। क्योंकि ऑन स्लॉट बुकिंग, वॉक इन होना और ये सब बच्चों को, मुझे नहीं लगता कि कोई भी अब हेजिटेंसी है वैक्सीन को लेकर। और जैसा हम शुरुआत से डिस्कस कर रहे हैं कि बच्चों के लिए वैक्सीनेशन भी आवश्यक, और नेक्स्ट ग्रुप के लिए जो एलिजिबल था 15 से 18 की अगर हम बात करें, तो इजीली वैक्सीनेट तो एटलीस्ट हो सकते हैं बच्चे। और लोग बहुत, आज 2-3 जगह हम गए, मैंने खुद जाके देखा, तो बहुत एंथुजियास्टिक हैं लोग, या बच्चे जिसको कहूँ, वैक्सीनेशन लगवाने के लिए। शुभेंदु जी, आप मानिए, बच्चे ने खुद अपनी सोशल मीडिया पे फोटो डाल के दूसरों को प्रेरित करने के लिए कहा कि मैंने भी लगवाई है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आप भी लगवाइए, AFI या ऐसी कोई इश्यू नहीं है। तो बड़े आज के जो बच्चे हैं वो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी हेजिटेंसी आएगी। और सबसे अच्छी बात जो ये है कि इस एज ग्रुप के एटलीस्ट, जो मैं एक बात कहना चाहता हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसके लिए हमें कोई कंसेंट की जरूरत नहीं है। इससे नीचे जो एज ग्रुप होगा उसमें संभवतः अभिभावकों की या पेरेंट्स की हमें कंसेंट भी लेनी पड़ेगी। इस एज ग्रुप में कंसेंट की आवश्यकता नहीं है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि अभी कोई सच वैक्सीनेशन पे कोई चैलेंज आने वाला है। ठीक है, यानी कि चुनौती अभी फिलहाल के लिए नहीं है, लेकिन आगे आगे जैसे ये प्रोसेस बढ़ेगा, इसमें और छोटे बच्चों को भी जब शामिल किया जाएगा तो उस वक्त चुनौतियां अलग तरीके की नजर आएंगी। लेकिन मैं जरा वीरेंद्र जी से, बहुत सारे सवाल भी हो गए हैं वीरेंद्र चौहान जी, इसमें सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि स्टाफ की कमी आज भी नजर आती है, झलकती है। अगर हम बॉर्डर पर खड़े हो रहे हैं किसी देश के साथ, अगर हमें लड़ना है, युद्ध चल रहा है, तो सबसे बड़ा जरूरी है वहां पर सैनिक। तो फ्रंट लाइन पर आकर के कौन लड़ेगा जब स्वास्थ्य कर्मियों की कमी नजर आएगी? तो देखिए, जो स्टाफ है निश्चित तौर पर वो बहुत महत्वपूर्ण अमला कहिए, बहुत महत्वपूर्ण कंपोनेंट है
कोविड या किसी भी महामारी से लड़ने के लिए। स्टाफ की भर्ती वो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। लोग निरंतर अलग अलग सेक्शंस के अलग अलग वर्गों के कर्मचारियों की भर्ती की प्रक्रिया चलती रहती है। कोविड के दृष्टिगत चीजों को स्पीड अप किया गया है। करीब करीब 900 चिकित्सकों की भर्ती की प्रक्रिया वो तीव्र गति से चल रही है। दूसरे वर्गों के जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, जहां जहां जैसी आवश्यकता है उसमें इमरजेंसी के लिहाज से भी आपातकालीन जो स्थितियां पैदा हो जाती हैं, कुछ चीजें अस्थायी व्यवस्थाएं भी उस समय जुटानी पड़ती हैं, वो सारे उपाय सरकार पहले भी करती रही है, अब भी कर रही है। और कोई आपदा ऐसी आकर के खड़ी हो जाती है जहां और अधिक तीव्रता के साथ, तूफानी गति के साथ कुछ काम करना पड़े, रिलैक्सेशंस देकर के कुछ काम वीरेंद्र करना जी पड़े। देखिए ना, पहली लहर आती है तो उस वक्त भी स्टाफ की कमी नजर आती है, दूसरी लहर आती है तो तब भी उस वक्त स्टाफ की कमी होती है, उसी को लेकर के बार बार सवाल उठते हैं। अब देखिए तीसरी लहर की आशंका है और अब तो हो ही चुका ही उसकी शुरुआत, इसमें कोई गुरेज नहीं है, तो अब भी स्टाफ की कमी को लेकर के बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं। तो ये इतना ऑनगोइंग लंबा प्रोसेस जो होता चला जा रहा है। हाँ सुनिए, स्टाफ भर्ती होता रहता है, स्टाफ रिटायर भी होता है। स्टाफ, मैंने कहा, स्टाफ की अवेलेबिलिटी, उसकी नियुक्ति, उसकी सेवानिवृत्ति, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। हम उस प्रक्रिया को तीव्र करने के लिए एक्सीलरेटर पर पंजा दबाए हुए हैं। उसमें कहीं कोई बाधाएं होती हैं तो हम उनको निरंतरता में दूर कर रहे हैं। मुझे रेड्डू जी से एक अनुरोध करना है बहुत विनम्रता से। उन्होंने कहा मैंने ये सुना है, मैंने वो सुना है। आदरणीय रेड्डू जी, जब हम इस तरह के संवेदनशील मसले पर चर्चा कर रहे हो तो तब कम से कम हमें सुनी सुनाई बातों पर, मैंने सुना है या उसने कहा है, इसके आधार पर टिप्पणी करने से परहेज, गुरेज करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपके या मेरे केवल कही सुनी बातों के आधार पर कुछ कहे जाने से कोई अफवाह फैले, कहीं कोई पैनिक फैले या कोई भ्रम फैले। अफवाह बिल्कुल नहीं फैलनी चाहिए और इसके एक भ्रम कभी नहीं फैलाया जाना चाहिए। निरंतर सावधानी से अपनी बात कहनी चाहिए और तथ्यों के आधार पर कहनी चाहिए। ये मेरा अनुरोध सबसे है और ये बात मुझ पर भी लागू है। ठीक है। बेड्स की बात की थी तो जो मेरे पास आंकड़ा है, हरियाणा में इस समय ऐसी फैसिलिटीज, ऐसे जो हॉस्पिटल्स जो डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स हैं, उनका नंबर 69 है, जो विधानसभा में ये आंकड़ा दिया गया था अभी। और 588 हेल्थ सेंटर्स हैं जो डेडिकेटेड कोविड को डील करने के लिए तैयार हैं, बिल्कुल रेडी हैं कोविड की सिचुएशन। ये तैयारियां तो उस वक्त भी थी जब पहली लहर गुजर जाती है और दूसरी लहर का आने का सिर्फ ना शुरुआत होती है। उस वक्त हमने देखा कि बेड की संख्या जो बार बार कहा जा रहा था कि पर्याप्त मात्रा में है, वो बहुत तेजी के साथ कम होने लगती है। क्या आप तथ्यों को नकारना चाहते हैं? मैं तथ्य रख रहा हूं, तथ्यों को कह लेने दीजिए। मैंने ये नहीं कहा कि 10 करोड़ बेड है हरियाणा में। मैं जो फैक्ट्स हैं, जिनमें विस्तार हुआ है, हम जहां से चले थे, हम जहां पहुंचे हैं, उसका एक दृश्य बता रहा हूं। देश में जब कोविड आया था पहली बार, उस समय एक ही प्रयोगशाला थी, एक ही टेस्टिंग लेबोरेटरी थी पूरे देश में, वहां वायरस जाता था सैंपल। अभी हर जिले में टेस्टिंग लेबोरेटरीज हैं। ठीक है। हरियाणा में नया वेरिएंट आने के बाद अपनी जीनोम सीक्वेंसिंग लेबोरेटरी तीव्र गति से हमने चालू कर दी है। अब हम हरियाणा में ही जीनोम सीक्वेंसिंग कर रहे हैं। ठीक है। ये उपलब्धि के तौर पर है, बेड की संख्या बढ़ा दी है संजीव जी, इसमें नहीं हुआ फैसिलिटीज में। अगर कोई इसके बावजूद ये कहता है तो गलत कहता है। हम नहीं कह रहे अभी भी कि इतना स्वास्थ्य तंत्र विस्तृत हो गया है कि वो सरप्लस है। ठीक है, लेकिन हमने संजीव जी ठीक है सर, ठीक है, और निरंतर विस्तार कर रहे हैं। ठीक है, संजीव भारद्वाज जी। जी, मैं आपके माध्यम से वीरेंद्र भाई को बताऊं, ये बहुत अच्छी तरह से चीजों को एक्सप्रेस करके कमियों को, सरकार की सत्तारूढ़ दल की कमियों को छुपा लेते हैं। 90% तो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की कमी है आज के दिन। उसके बाद 60% जो वो हैं, मुझे सिर्फ इतना वीरेंद्र भाई बता दें, मैं चुप हो जाऊंगा, पहले इनकी बात सुनूंगा। पहली और दूसरी लहर के बाद स्टाफ को कितना हनास करा, कितने लोगों को लगाया इन्होंने, ये बता दें। बार बार ये
प्राइवेट लेबोरेटरीज की, इनकी बात कर रहे हैं। जहां तक इन्होंने हॉस्पिटल्स बनाए, 3 हॉस्पिटल, वीरेंद्र यादव जी डॉक्टर साहब जो सीएमओ हैं वो बैठे हैं। गुड़गांव के हॉस्पिटल में थोड़ी देर बाद ही बुरी तरह से पानी भर गया था। हिसार का हॉस्पिटल 1 हफ्ते बाद बंद हो गया। मुझे ये बता दें, सेकंड लहर में जिस तरह से लोगों की जान माल की हानि हुई, उसके बाद कितना स्टाफ किस कैटेगरी का इन्होंने अपॉइंट किया। हम हर चीज में, मैं मानता हूं इनकी बात कि सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार है। हम लोगों को, सरकार को मदद करनी पड़ेगी, हर व्यक्ति को वो अपनी रक्षा स्वयं करे इस बीमारी से। ये बात यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। उसके बाद मैं ये मानता हूं कि ये विषय कोई किसी सियासत का विषय नहीं है करने का, लेकिन साथ ही साथ मैं ये मानता हूं जो अधिकार, जो हक, मेरी पार्टी भी यही मानती है, गवर्नमेंट के जो गवर्नमेंट को कार्य करने चाहिए। हॉस्पिटल्स की अंदर पूरा स्टाफ हो, जब ही तो देखेंगे बिल्डिंग में जाके गेट पे खड़े होकर प्राण दे दें या सड़कों पे भटकते फिरें, उस बात को तैयारी पाएंगे। हाँ, वीरेंद्र भाई बहुत अच्छे बोलते हैं, सही बोलते हैं, लेकिन जो इनके आजकल स्वास्थ्य मंत्री हैं पिछले 7 साल से, वो सिर्फ बोलते ही बोलते हैं, उसके अंदर और कोई किसी बात का। ठीक है, जरा जवाब ले लेते हैं, उसके बाद में विजेंद्र जी आपके पास आता हूँ। विजेंद्र जी आपके पास आता हूँ, जरा वीरेंद्र जी से जवाब ले लेते हैं। जवाब दीजिए सर। देखिए, उन्होंने सवाल पूछा, मैं उत्तर देना चाहता हूँ। प्रतिपक्ष का और संजीव भारद्वाज साहब बड़े बड़े भाई हैं। मैं अक्सर मेरी तारीफ बड़े अद्भुत शैली में करके और मेरे किए कराए को जो है ना उसको संदेह के दायरे में खड़ा करने की कोशिश करते हैं। साहब, जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नाते मैं ये कहता हूं कि हरियाणा में 60,000 के लगभग आइसोलेशन बेड हैं, तो संजीव जी वो बेड वास्तव में हैं, ये काल्पनिक आंकड़ा नहीं है। जब मैं ये कहता हूं कि हरियाणा में 69 डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल हैं, तो वे हमारे इन्हीं स्वास्थ्य मंत्री के देखरेख में, उनके नेतृत्व में, अस्तित्व में आए हैं। ये काल्पनिक बात नहीं है। आप कहें तो मैं संजीव जी को अपनी गाड़ी में बिठाकर और ऐसे सभी अस्पतालों का दौरा कराने, वो तो ये पूछना चाह रहे हैं, वो तो ये पूछना चाह रहे हैं कि दूसरी लहर के दौरान जब बेड्स की संख्या कम पड़ने लगी थी, बेड उपलब्ध नहीं हो पा रहे थे, तो ये ऐसी सिचुएशन ना बने ना। करने वालों को उत्तर सुनना पड़ेगा। मैं आपके बोला संजीव जी एक मिनट, संजीव जी एक करके नहीं हो रही। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने बड़े भाई, क्योंकि हमने मिलकर इस लड़ाई को लड़ना है, अपने बड़े भाई संजीव भारद्वाज जी को निमंत्रण देता हूं कि वे मेरे साथ चलें और हरियाणा के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री के नेतृत्व में कोविड से लड़ने की सुविधाओं में हुए विस्तार का पर्सनल निरीक्षण करें। एक आपके चैनल का क्रू भी चले साथ में, जो चीजों को कैमरा पर रिकॉर्ड करता चले। साहब, कहां से शुरू हुए थे? मैंने कहा एक भी लेबोरेटरी नहीं थी पूरे प्रदेश में टेस्टिंग की। हम हर जिले में टेस्टिंग लोग तो सिर्फ ये जानना चाहते हैं बेड्स की कमी तो नहीं होगी? अगर ऐसी आपात स्थिति बन जाती है, बेड्स की संख्या कम तो नहीं पड़ेगी ना? बीच में बोलना तो ठीक नहीं, मेरी बात के ऊपर मैं तो सिर्फ आपसे सवाल कर रहा हूं सर। मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि बेड्स की कमी तो नहीं होगी ना? जनता सिर्फ इतना जानना चाहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि दूसरी लहर में भी जो आश्वस्त किया गया था कि बेड नहीं कम पड़ेंगे। मुझे लगता है शुभेंदु भाई, मैं ये कह रहा हूं, जवाब दीजिए सर। बेड्स की कमी होगी कि नहीं होगी, कोई महासंकट आ जाए जिसकी कल्पना आप और मैं भी नहीं कर सकते हूं, ऐसा कोई अप्रत्याशित आ जाए तो उसकी गारंटी तो मैं देता नहीं, कोई भी नहीं दे सकता, सोनिया गांधी भी नहीं दे सकती। सर, पहली लहर आ गई, दूसरी लहर आ गई, बहुत हद तक हम उससे सीख चुके हैं कि अनुमान लगा चुके हैं। कहने देंगे आप बीच में नहीं बोलेंगे ना शुभेंदु मेरी बात। नहीं, मैं तो सवाल करूंगा ना सर आपसे, ये कह रहा हूं, सवाल तो करूंगा ना सर मैं आपसे। आप सवाल किसमें सवाल करेंगे? उत्तर तो सुनना पड़ेगा फिर। हाँ, तो मैं उत्तर सुन करके मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूं, पहली लहर आ गई, दूसरी लहर आई, हम अनुमान लगा चुके हैं, तो उत्तर पूरा सुनना पड़ेगा। आपने कहा बेड की कमी तो नहीं होगी, मैं उत्तर दे रहा हूं, आप सुन क्यों नहीं रहे? मैं ये कह रहा हूं, हमने बेड्स की, कोविड डेडिकेटेड बेड्स की, आइसोलेशन बेड्स की क्या संख्या अवेलेबल करा दी है, मैं उसके आंकड़े दे रहा हूं।
हमें ये लगता है कि उस तरह की सिचुएशन जो दूसरी लहर में आई थी, उस तरह की बेड्स की आवश्यकता, उस तरह के ऑक्सीजन ठीक है। की आवश्यकता शायद नहीं पड़ेगी। ठीक है। परंतु जो दूसरी लहर के समय संकट आया था, हाँ। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर में जबरदस्त वृद्धि हुई है। हाँ। हरियाणा के हर, ठीक है। मुझे एक बात कह लेने दीजिएगा, बीच में आप न टोकिएगा। हाँ। हरियाणा में आप 50 बेड से अधिक के प्रत्येक सरकारी अस्पताल के लिए अपना ऑक्सीजन प्लांट लगाना ये अनिवार्य कर दिया गया है। चलिए, ठीक है। 54 ऐसे प्लांट, ठीक है, नहीं पूरा करने हाँ। दीजिए मुझे। नहीं, अब मैं ये काम पूरा, की बात बता हाँ, रहा वो एक एक करके बता हूं। दीजिएगा ना, मैं बाकी काम बाकी पैनलिस्ट भी हैं सर, तो मैं बाकी काम की पैनलिस्ट बात भी हैं। बता रहा हूं। हाँ। आप अफवाहों को सुन लेंगे। नहीं, काम अफवाहों की को बात कहां सुनना सुन रहे नहीं हैं? आता। हमने तो अपने अफवाहों को सुन इसी रहे मंच के हैं। जरिए खंडन किया है। अफवाहों को बिल्कुल अलाउ नहीं किया जाएगा सर। कह रहा ठीक हूं है। ना, हाँ। मैं तथ्य बता रहा हूं। हाँ। हरियाणा में 54 प्राइवेट हॉस्पिटल्स ठीक है, में ये आंकड़ा आप भी बता अपने चुके हैं सर। मैं जरा वापस लौटता हूं, मैं जरा वापस लौटता हूं, विजेंद्र जी को भी जोड़ रहा हूं मैं। हाँ। मेरी आवाज तो जाएगी। शुभेंदु जी, नहीं सर, ऐसा नहीं है शुभेंदु जी, ना, बाकी पैनलिस्ट भी है ना सर, बाकी पैनलिस्ट भी हैं, उनको भी तो मौका। आप- जरा आप- सवाल पिछली बार देखिए, मेरे को क्या भी होता है ना, चर्चा ऐसी ही चलती है सर। आपसे जब सवाल किए जाएगा आप जवाब देंगे, बाकी फिर से सवाल किए जाएंगे, फिर आप जवाब देंगे। नहीं, हाँ। आप औरों की ऐसा है शुभेंदु जी, इन्होंने क्वेश्चन नहीं सर, ऐसे नहीं ना, 1 to 1 नहीं ना सर, मेरे साथ डिबेट नहीं है ना। एक बार विजेंद्र जी को भी सुन लेते हैं, एक बार विजेंद्र जी को सुन लेते हैं, जरा विपक्ष को भी तो सुनिए ना, क्या क्या अभी और चीजें करने की जरूरत है, जरा वो भी तो सुन लेते हैं विजेंद्र जी। मुझे जो कहना है वो तो कहने देंगे कि नहीं? इन्होंने एक बात कही है, आप सर, तब से आपको ही मौका दिया है, तब से आपको ही मौका दिया, आप ही बता रहे हैं सर। क्या हम तो प्रदेश की ऐसा जनता नहीं को यही होता बताना चाह रहे हैं कि शुभेंदु? अभी सरकार ने तैयारियां क्या की है, लेकिन अब जरा विपक्ष को भी तो सुनिए ना बताऊं? विजेंद्र जी। ना बताऊं? अब वीरेंद्र चौहान जी ये कह रहे हैं कि ऐसी सिचुएशन कभी नहीं बनेगी चलेगा क्या? और पहले के मुकाबले तैयारियां बहुत मुकम्मल की गई हैं। विजेंद्र जी जवाब दीजिए। आप सुनने की हिम्मत रखे, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने पहले दूसरी लहर में भी बढ़ चढ़ करके सरकार का साथ दिया और बहुत अच्छे, चाहे राशन की बात हो चाहे दवाइयों की बात हो, बढ़ चढ़ करके साथ दिया था। हम भ्रम नहीं फैलाते, आज भी हम आपके साथ हैं, लेकिन क्या ये सच्चाई नहीं है? आप सच्चाई से क्यों भागते हो? आप तेज बोल करके बोलने वाले को रोकने का प्रयास ना करें, बल्कि उनको सुनने का प्रयास करें। आप बताइए कितना स्टाफ इनरोल किया? ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये अर्जेंट नहीं हो सकता। प्रोफेसर साहब, ऑनगोइंग प्रोसेस कितने लंबे समय का होता है, जरा ये तो हमें समझा दीजिए। वो ऑनगोइंग प्रोसेस साल चलता है, 2 साल चलता है, 3 साल चलता है। अरे सर, आपने सेंटर गिनवा दिए कि इतने सेंटर हैं, सेंटर है, ऑपरेटर नहीं है। जब ऑपरेटर नहीं है तो सेंटर किस काम का? क्यों नहीं आपने स्टाफ को इनरोल किया? क्यों नहीं आपने स्वास्थ्य के ऊपर जोर दिया? सेंटरों की आप भाषाएं बता रहे हैं, प्राइवेटों को जोड़ जोड़ करके बता रहे हैं, और 1.5 साल से आपका ऑनगोइंग प्रोसेस नहीं हो रहा है। सर, हम आपके साथ अस्पताल में आप नहीं जाते क्या इलाज कराने रेड्डू जी? देंगे, लेकिन गलत है। आप सच्ची नीयत से इसको रोकने का प्रयास करिए। ये पेंडेमिक है, आई एम एग्री विद इट, बट पेंडेमिक वो पेंडेमिक नहीं रही है ये जो अचानक आ गई हो। 1.5-2 साल से ये आपके बीच में है, आप इसका एक्सपीरियंस ले चुके हैं। आप याद कीजिए प्रोफेसर साहब, दूसरी लहर के समय में किस प्रकार हॉस्पिटलों के आगे लोग तड़फ रहे थे, डॉक्टर्स एडमिशन नहीं दे रहे थे, वो कह रहे थे हमारे पास बेड नहीं है। मैं उदाहरण देता हूं, हमने रिक्वेस्ट आती है रिश्तेदारों की, सर डॉक्टर ने साइन करवा लिए कि ऑक्सीजन खत्म हो गई है। नहीं, ठीक है सर, ठीक है, हम आज के हालातों को लेकर के बात कर लेते हैं। जरा जवाब ले लेते हैं। वीरेंद्र जी जरा जल्दी से जवाब दीजिए, उसके बाद मैं सीएमओ साहब के पास जाता हूं जरा। हाँ वीरेंद्र जी जवाब दीजिए। विनम्रता से मुझे इतना निवेदन करना है कि दूसरी लहर का जो संकट आया और उस समय जो सवाल थे, उनमें कुछ सवाल ऐसे थे, कुछ स्थितियां ऐसी थी जिसका पूर्वानुमान लगाना किसी के लिए भी संभव नहीं था। और इस वायरस के आने से पहले ये कैसे कैसे भेष बदलेगा, कैसे कैसे रूप बदलेगा, क्या क्या संकट पैदा करेगा, दुनिया के हमसे अधिक एडवांस जो देश हैं वो भी, उनके लिए भी मुश्किल था। जैसे हमने कोविड के खिलाफ लड़ाई लड़ी, दुनिया ने उसको सराहा है। हम दुनिया में लगभग अग्रणी रहे हैं अनेक मामलों में कोविड के खिलाफ संग्राम में। राजनीति छोड़ दीजिए कि कांग्रेस के मित्रों ने यह कहा कि ये तो बीजेपी की वैक्सीन आई है, इसको हम नहीं लगवाएंगे। मुलायम सिंह यादव जी के सुपुत्र ने कहा कि मैं तो नहीं लगवाऊंगा, ये तो बीजेपी की वैक्सीन है। ऐसे ऐसे भ्रम भी फैलाए गए। इसी देश में शुभेंदु, ये भ्रम भी फैलाया गया
कि ए वैक्सीन ता मोदी ने लोकां नू मराण वास्ते मारन वास्ते बनवाई है, सर छोड़ दीजिए ना, वो तो अफवाह वाली बातें हैं, उसका तो लगातार खंडा नहीं होता है, रुकिए, उसका तो खंडा नहीं होता है। और बार बार लोगों से हम यही आग्रह करते हैं कि आपको वैक्सीन जरूर लगवानी है, चाहे कोई कुछ भी कहे, आपको वैक्सीन लगवानी है। अगर आपको कोरोना संक्रमण से बचना है तो वैक्सीन जरूर लगवानी है। लेकिन इसमें वीरेंद्र जी एक सवाल तो ये है ना कि पहले की चीजें तो छोड़ दीजिए, पहले तो हमारे पास अनुभव नहीं था, पहले नहीं पता था कोरोना के बारे में, लेकिन 2 लहर बीत चुकी हैं। मेरा सवाल आपसे पहले भी यही था कि 2 लहर बीत चुकी है, अब हम कितना आगे बढ़ पाए हैं ना। बिंदु, अगर आप बीच में नहीं टोकेंगे तो मैं हाँ। चित्र साफ करूं। अब मेरा मन बहुत है कि मैं सच्चाई आपके सामने बहुत जल्दी रख से दूं। सर, बहुत जल्दी से, हम सीएमओ साहब भी इंतजार कर रहे हैं। हाँ। हम पहले दिन जहां खड़े थे वहां से बहुत आगे बढ़े हैं, और हरियाणा की परफॉर्मेंस कांग्रेस शासित कई राज्यों, जिसमें महाराष्ट्र खासतौर पर शामिल है, उनसे बहुत बेहतर परफॉर्म किया है हमने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में। हमारे आंकड़े इस बात के गवाह हैं। मैं उन आंकड़ों में उलझाकर आपका समय व्यर्थ नहीं करूंगा। अभी हरियाणा, जिस दिन यह संकट आया था, दूसरी लहर आई थी, ऑक्सीजन की आवश्यकता, बहुत सारे मरीजों को एकदम और ज्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ गई थी। उस समय निश्चित तौर पर पूरे देश में कहीं भी, चाहे कांग्रेस की सरकार हो किसी राज्य में, चाहे भाजपा की हो, उतने ऑक्सीजन प्लांट संयंत्र नहीं थे जितनी हमको आवश्यकता थी। आज हरियाणा में 84 पीएसए प्लांट्स फंक्शनल हैं सरकारी क्षेत्र में, 0 से 84 कह सकते हैं आप इसको। ठीक है। प्राइवेट सेक्टर में 54 अस्पतालों ने अपने संयंत्र लगा लिए हैं। हमारे बेड्स की संख्या बढ़ाई है, हमने लेबोरेटरी फैसिलिटीज को बढ़ाया है, हमने प्रदेश की 98% आबादी को पहली डोज टीके की लगा दी है। ठीक है। इस कुप्रचार के बावजूद कि ये भाजपा की वैक्सीन है, वैक्सीन लग गई तो लोग मर जाएंगे, यहां तक लोगों ने कहा, उस सब के बावजूद ठीक है, चीजों एक नया लक्ष्य भी तय किया गया है, 10 दिन के अंदर का ये बड़ा लक्ष्य है, बिल्कुल जाहिर तौर पर सर। ठीक है, और हुआ है शुभेंदु। हाँ बिल्कुल, अफवाह फैलाई गई है, लेकिन अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देने की जरूरत है। बिल्कुल सर, मैं इसमें जरा सीएमओ साहब को भी जरा जोड़ लेता हूँ। गुरुग्राम से ना एक बड़ी चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है, वीरेंद्र यादव जी, गुरुग्राम से एक बड़ी चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है, जरा वो भी बता देते हैं। गुरुग्राम में जो संक्रमित मरीजों का जो आंकड़ा है ना, वो 24 घंटों के अंदर 460 तक पहुंच गया है। जी वीरेंद्र जी, एक मिनट जरा सुनिए ना, मैं जरा वीरेंद्र यादव जी को भी जरा चर्चा में शामिल कर लेते हैं। 460 तक पहुंच गया बीते 24 घंटों के अंदर कोरोना संक्रमण का आंकड़ा। सर ये बड़ा चिंता का कारण है, और इसमें से 5 तो ओमिक्रॉन के केस नजर आते हैं। वीरेंद्र यादव जी, अभी जिस एक्शन प्लान के साथ सरकार काम कर रही है, प्रशासनिक अमला जो काम कर रहा है, क्या इसमें और भी ज्यादा सख्ती बरतने की जरूरत है? क्या इसमें और भी ज्यादा तेजी लाने की जरूरत है? कुछ बड़े कदम उठाने की जरूरत है? मिनी लॉकडाउन 5 जिलों के अंदर तो हमने शुरुआत कर दी है, लेकिन क्या अब इस सख्ती को आगे बढ़ाने की जरूरत है क्या? शुभेंदु जी, सिर्फ 2 मिनट लूंगा मैं आपको, सारी बातें करूंगा। आप सभी एग्री कर ही चुके हैं कि पेंडेमिक है और हम सबको साथ रहना पड़ेगा। एक मैं छोटी सी बात आपको बताऊं, बिल्कुल आज 400 से भी ज्यादा केस हमने रिपोर्ट किए हैं, 460 केस आप कह सकते हैं। कुल मिलाकर एक्टिव केस हमारे पास ऑलमोस्ट 1827 है। लेकिन आपको एक अच्छी बात भी जो मैं बताना चाहता हूँ, पहली बार जो अभी तक का डेटा और एक आंकड़ा जो भी आप कह रहे हैं उसमें आया है, हॉस्पिटलाइजेशन इस बार 1 से 2% के बीच में है। हॉस्पिटलाइजेशन जहां पिछली बार 5 से 10% इमीडिएटली हुई थी, इस बार वो अराउंड 1% के करीब है हॉस्पिटलाइजेशन। सिर्फ हमारे पास अभी तक 1827 में से मैं कहूं तो सिर्फ हमारे पास 13 मरीज एडमिट हैं। हो सकता है कि आज वाले 460 में से 4 या 5 कल और मरीज दाखिल हों, तो 18 से 19 या 20 के करीब मरीज दाखिल होंगे। ये अच्छी बात जो सबसे अभी तक नजर आ रही है। दूसरी बात शुभेंदु जी, आप सभी मानते हैं, मैं भी कह रहा हूं, और अभी बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूं, लेकिन एक वो टाइम आ गया शुभेंदु जी पेंडेमिक में जब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं बार बार कह रहा हूं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत जरूरी है। हम लोगों को, पूरे समाज को, पूरे देश को ये समझना पड़ेगा कि कुछ टाइम के लिए हमें कोविड के साथ रहना पड़ेगा। ये बार बार म्यूटेशन कर सकता है। मैं इसलिए आपको कह रहा हूं, ये 1827 शुभेंदु जी जो एक्टिव मरीज मेरे पास आज की डेट में, आज के 460 मिलाने के बाद, इनमें से आपको एक सरप्राइजिंग बात बताता हूं, ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन हम जिसको बोलते हैं, यानी कोविड की दोनों डोजेज के बाद इन्फेक्शन जो होता है वो तकरीबन 1300 लोगों को हुआ है। तो वैक्सीन का जो फायदा हुआ है कि वो ये है कि इनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ रही,
या एसिम्टोमेटिक हैं या इनको मोर्टेलिटी मॉर्बिडिटी नहीं हो रही है, तो वैक्सीन का अपना फायदा है। लेकिन साथ में वैक्सीन के फायदे के अलावा जो बात जो मैं कह रहा हूँ, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए। हाँ। हमें कोविड बिहेवियर खास करके सबसे इम्पोर्टेंट है मास्क पहनना और सही तरीके से मास्क पहनना। हाँ। ये बहुत जरूरी है। ये बड़ा जरूरी और है। बाकी पार्ट कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के भी हमें अपनाने पड़ेंगे। इस वक्त बजाय मैं ये कहूं कि किसी पर हम मेडिकल की बात कहूं या एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात कहूं, हाँ। शायद समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी, शुभेंदु जी आप भी बार बार कह रहे हैं कि वो इस वक्त मुझे ज्यादा नजर आती है। हाँ। तो मैं भी से अनुरोध करता हूं कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने का, उसमें मैं भी शामिल हूं, हाँ। आप भी शामिल हैं, हम सभी शामिल हैं। शायद वो वक्त पेंडेमिक का इस वक्त आ चुका है। बिल्कुल। और इसमें मैं एक सवाल और जोड़ देता हूं सर। बहुत सारे लोगों के मन में ना एक सवाल ये भी है कि कहीं डेल्टा वेरिएंट और डेल्टा प्लस वेरिएंट को रिप्लेस तो नहीं कर रहा ओमिक्रॉन, और ओमिक्रॉन के मामले जब बढ़ रहे हैं तो क्या हम ये माने कि डेल्टा वेरिएंट, डेल्टा प्लस वेरिएंट जो बहुत ज्यादा घातक नजर आ रहा था इससे पहले तक, क्या उसको ओमिक्रॉन रिप्लेस कर रहा है? ये अच्छे संकेत है या बुरे संकेत है? नहीं, देखिए अभी तक का जो डेटा है शुभेंदु जी, एक तो कोई मैं WHO या हम या कोई भी अभी, क्योंकि प्रिलिमिनरी स्टेजेस हैं, दावा तो नहीं कर सकते, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ओमिक्रॉन रिप्लेस कर रहा है। और ये एक अच्छी बात है कि लोग 5 से 10 दिन के अंदर ठीक हो रहे हैं, एसिम्टोमेटिक है। संभवतः पूरी सोसाइटी को एक बार दोबारा से हर्ड इम्यूनिटी मिलेगी। शायद ये पेंडेमिक के एंड की शुरुआत है, शायद। चलिए ठीक है, ये अच्छे संकेत हो सकते हैं अगर ऐसा ही हुआ तो। मैं संजीव जी को जोड़ लेता हूं, उसके बाद वीरेंद्र जी मैं वापस आपके पास आऊंगा जवाब लेने के लिए। संजीव भारद्वाज जी, अब जिस तरीके से संक्रमण के मामले बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि कुछ और सख्तियां करने की जरूरत है, कुछ और पाबंदी लगाने की जरूरत है, या अभी इससे इस जो सख्ती की गई है, मिनी लॉकडाउन लगाया गया है, नाइट कर्फ्यू जो शुरुआत कर दी गई है, इसको अभी ऑब्जर्व करना चाहिए, देखना चाहिए? शिवेंदु जी, मैं आपको बताऊं कि भाई अभी वीरेंद्र भाई की मैं बात सुन रहा था, हमने इस डिबेट के आरंभ में ही ये बात बोली थी सभी ने कि ये कोई डिबेट का विषय नहीं है, लेकिन बड़ी खूबसूरती से वीरेंद्र भाई उसको डिबेट में कन्वर्ट कर देते हैं। हम जो भी बात यहाँ पॉइंट्स रख रहे हैं, आज वो इसके बारे में ये ना माने। यदि हम कह रहे हैं स्टाफ की कमी है, तो वो अपने आप को उनका जवाब इस वक्त डिबेट ना करके ये बनता है, यदि कोई कमी है तो चेक कर लेंगे। जब वो डिबेट करते हैं तो हम ये कहते हैं कि आप बताओ दूसरी लहर के बाद आपने कितने आदमी लगाए, कितने डॉक्टर्स लगाए, कितने सपोर्टिंग स्टाफ लगाया, तो कोई जवाब नहीं, वो बिल्डिंग पे आ जाते हैं। मैं ये कहता हूं कि यहाँ हम कोई क्रिटिसाइज करने के लिए या इस विषय पर डिबेट करने के लिए वाकई नहीं बैठे, ये इस बात से आश्वस्त हो जाएं। एक बात। दूसरी बात, मैं वीरेंद्र यादव डॉक्टर साहब से, CMO साहब से ये पूछना चाहूंगा, जनरली लोगों के अंदर ये धारणा या ये एक गलतफहमी है कि कई दफे क्या होता है, वैक्सीन लगाने के बाद, जैसे अब बच्चों में भी शुरू की, तो आपके चैनल के माध्यम से यादव साहब ये बताएं, जैसे वैक्सीन लगती है तो वैक्सीन लगाने के बाद ये एजुकेट करें। बहुत से पेशेंट्स को या बहुत से लोगों को ये शिकायत आई कि हार्ट अटैक हो गया, और ये सर सिर्फ पूरी अफवाहें, ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा नहीं है। और कई बार इस पर एक्सपर्ट्स के द्वारा इस पर अपनी बातें भी रखी गई हैं, क्लैरिफिकेशन भी दिया गया है और ये बताया भी गया है कि ऐसा किसी भी तरीके का साइड इफेक्ट नहीं होता है, वो इससे पहले कि उनकी जो बीमारी है वो चल रही होती है। खैर समय थोड़ा सा कम है, मैं माफी के साथ रुकना चाहूंगा। खैर बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपना बेहद कीमती समय देने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि बढ़ते संक्रमण के दौरान सभी की जिम्मेदारी है कि आपको भी अपना सहयोग करना होगा। सबसे पहले जरूरी है कि आपको अपने आप को वैक्सीनेट करवाना होगा और साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना संबंधी जो गाइडलाइंस है उनका पालन करना होगा। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।